नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर धौरहरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। धौरहरा में सीएम धामी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेज धूप के बावजूद भी सीएम धामी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ गया। धौरहरा में सीएम धामी के नाम का शोर गूंज उठा। खबर रुड़की से है, जहां आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके चलते एआरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाले गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते एआरटीओ ऑफिस से कुछ दूरी पर मोनफोर्ट स्कूल के सामने एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई, जिसके चलते बनने वाले ग्रीन कार्ड में बढ़ोतरी तो हुई, साथ ही सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम अब नहीं लगेगा। तो वहीं कोई आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से अनावश्यक वसूली भी नहीं कर पाएगा। तो उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा विधि विधान के साथ आज शुरू हो गई। राज्य ने स्थापित चारों धाम में से 3 धामों के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम में पहली पूजा मुख्यमंत्री धामी ने की और राज्य खुशहाली और समृद्धि की कामना की मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से आज शुरुआत हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। विधि विधान के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। यानी ग्रीष्म काल के दौरान अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु होंगे वो इन्हीं पड़ावों पर मां यमुना के दर्शन कर पाएंगे। आज गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि 3 धामों के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ पर खोले गए हैं। विधि विधान के साथ ये प्रक्रिया संपन्न हुई और अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे, चारधाम यात्रा पर आएंगे, वो इन्हीं पड़ावों पर नामों के दर्शन कर पाएंगे। कोशिश यही है सरकार और प्रशासन की कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधा इस यात्रा के दौरान मिल सके और जो श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके वापस जाएंगे उत्तराखंड की स्वच्छ छवि लेकर वापस जाए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहली पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में की है, राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की मनोकामना उनकी तरफ से की गई है। तो कोशिश यही है धामी सरकार की कि यात्रा भी बेहतर हो, नए रिकॉर्ड भी स्थापित हो और यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। कैमरामैन इंडिया वॉइस देहरादून। खबर रुड़की से है, जहां प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। सभी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश साशनी को ज्ञापन सौंपकर चारधाम यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने यह कहा कि शिकायत पर संज्ञान लिया जा रहा है और जो लोग अवैध वसूली में शामिल पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास आए थे और आज हमने इसे भरपूर तरीके से मुद्दे को उठाया कि भाई एआरटीओ प्रशासन जो है और उसमें कार्रवाई करे। जो लोग उगाई का काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कहानी करते थे, डबल इंजन की सरकार लगातार हिंदुओं को जो है कहती थी कि हम उन्हें लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे ही उगाई का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और उनमें आने वाले लोगों को अगर ऐसे तंग किया जाएगा कि 400 रुपए की जो रसीद करनी चाहिए उसमें 1200, 1500 या 2000, 3000 ले जाएंगे, बड़ी शर्मनाक की वो है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जो है राजेंद्र चौधरी जी ने, हमारे महानगर अध्यक्ष ने बहुत कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो महानगर रुड़की जो है कांग्रेस की, वो इस पे जो है संज्ञान लेते हुए जो है धरना प्रदर्शन भी करेगी और भूख हड़ताल पे भी
सही है एआरटीओ के संबंध में हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए अभी एआरटीओ मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। आज जैसे बताया आप लोगों की एक वीडियो जो वायरल हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए मैडम ने ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिया, एक फील्ड को शिफ्ट कर दिया है। उसी संबंध में मैंने मैडम को बुलाया है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट और जो वीडियो से प्रूफ पता चलता है कि किसी ने गलत तरीके से अगुवाई की है 100% उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो चारधाम यात्रा के पहले दिन ही उत्तराखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान जानकर ही यात्रा करने की सलाह दी। देहरादून में भी काले बादल छाए हुए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। सुनिए। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है और मौसम में भी अपनी करवट ले ली है। 13 मई तक ये माना जा रहा है कि जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और जिसमें प्रदेश भर में जो बारिश है उसका सिलसिला देखने को मिलेगा और साथ साथ जो उछले इलाके हैं चारों धाम जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ तो इस बार मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 60% अधिक मानसून में बरसात देखने को मिलेगी, जिसके बाद तो चारधाम की यात्रा होगी क्योंकि रास्ता काफ़ी खराब रहता है। रास्ते में लैंडस्लाइड्स जैसी परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको हिदायत और साथ साथ अपील की है कि मौसम का पूर्व अनुमान देखकर ही यात्रा करें। और इसी के तहत जो IMD है या फिर जो सरकारी चारधाम से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर मौसम की जानकारी यात्रियों को दी जाएगी ताकि जब यात्रा कर रहे हो तो उस दौरान वो पूर्व अनुमान देख सके और आगे की यात्रा बढ़ा सके। वहीं गर्म कपड़े रखने की जो सलाह है वो भी मौसम विभाग ने दी है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार कई चारधाम यात्रा रहने वाले हैं उसमें मौसम का एक अलग फैक्टर देखने को मिलेगा क्योंकि 60% जो बरसात का पूर्व अनुमान किया गया है उससे कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उस पर जरूर प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में यात्रियों को हम अपील करेंगे कि जो यात्रा है वो मौसम का पूर्व अनुमान देखकर ही करें। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश मानसून सीजन के दौरान किसी भी कठिन परिस्थिति में निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में अब आपदा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवा को पूरे साल भर मुहैया कराने का भी फैसला किया गया है। चारधाम के साथ के लिए जो तैयारी करी, साथ में मानसून की भी वही तैयारियां हमें करनी है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें चारधाम में रूट फिक्स्ड है और मानसून के लिए पूरे स्टेट को हमको देखना है। तो वो तैयारियां मानसून की भी हमने कल जो डिफरेंट हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो विद्युत विभाग के हों, सप्लाई डिपार्टमेंट के हों, PWD के हों, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के हों, SDRF, NDRF, सारे इश्यूज को, डिप्लॉयमेंट है, मशीनें हैं, कहाँ तैनात करनी है, कहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, कितना हमको डिसेंट्रलाइज्ड भंडारण करनी है दवाओं की, सप्लाई खाद्यान्न की या वैली ब्रिजेस की जहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा चर्चा हुई और सबको निर्देश दिए गए हैं। फिर हम 10-15 दिन के बाद फिर एक बार बात करेंगे सारे डिपार्टमेंट से, उन्होंने किया या नहीं किया। खबर लक्सर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर SDM गोपाल सिंह चौहान ने तहसील सभागार में बैठक ली। इस बैठक के दौरान SDM ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, BLO सभासद और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नए मतदाता को सूची में जोड़ा जाए। सभी को पता है कि आयोग ने एक डायरेक्शन दी है कि जो मतदाता छोटे हैं उनके वोट बनने चाहिए। और इसके साथ साथ हमने, क्योंकि लगातार हमको ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ वोट हमारे फर्जी भी बने हैं, तो उसी को लेके हमने जनप्रतिनिधि भी बुलाए थे और जो पूर्व सभासद है उनको भी बुलाया था। BLO भी इसमें थे, हमारे पटवारी भी थे, तहसीलदार भी थे। तो सभी को ये डायरेक्शन दे रखे हैं कि अगर किसी का छूट गया है तो हमारे कैंप लगे हैं, हर वार्ड में कैंप लगे हैं, तो अपने वार्ड में वो आवेदन कर सकता है। और जो फर्जी वोट का जो प्रकरण संज्ञान में आया है, अगर ये, चूँकि उसमें प्रारूप गो है जो कैंसिलेशन के लिए है, अगर कोई आपत्ति करता है तो उसको भर सकता है और जांच के बाद अगर फर्जी निकलेगा तो उसको वोट से, वोटर लिस्ट से उसको करवा देंगे।
तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेके हमने आज ये मीटिंग रखी थी और सभी को ये डायरेक्शन दी है कि भाई सही से काम करना है, फर्जीवाड़ा नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं करना है, निष्पक्ष होके जो जेन्युइन बंदा है जिसका वोट बनना चाहिए उसका वोट बनाना है और जो जेन्युइन नहीं है उसका वोट कटना नहीं चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही अभी आए ना हो, लेकिन बीजेपी को यह उम्मीद है कि चुनाव के जो परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और विपक्ष जो भी दावे कर रहा है वो सभी हवा हवाई साबित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादात शम्स ने यह कहा कि विपक्षी दलों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नजर आ रहे हैं और उन्हें उन सपनों में जीने देना है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चिंता मत कीजिए, जुमा 4 दिन बचे हैं और पता चल जाएगा। 5 सीटें क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी और नए जोश उत्साह के साथ निकाय चुनाव में जाएगी और निकाय चुनाव में भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम क्लीन स्वीप करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने जो दिन में ख्वाब देखा है, तुमने देखा है जो दिन में, वो ख्वाब अच्छा है, हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो सोचने दीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देखती रहे कि उनका कुछ हो सकता है। उनको पता चलेगा, चुनाव परिणाम आने दीजिए 4 जून को, उनको पता चलेगा उनका सुपड़ा नीचे से पूरी तरह से साफ हो गया। तो उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तुरंत बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित, लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में चुनाव विभाग के निर्देश के अनुसार 15 मई तक हर वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने यह बताया कि निकाय क्षेत्र में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 15 मई तक व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था, उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो नगर निगम हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर विशेष शिविर लगाया गया है और वहाँ पर मतदाता सूची और प्रपत्रों के साथ हमारे संगणक बैठे हुए हैं। बुलेटिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर व्यंग्य बाण चलाते हुए सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर की बिजली पानी की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए ताकि भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो भोड़ी सी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है, ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए आप। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है, कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जलस्तर गिर चुका है, हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा और सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में लग रहे निजी कंपनी के मोबाइल टावर का लगातार विरोध किया जा रहा है। तमाम ग्रामीणों ने मोहित नेगी और भारत नेगी के साथ तहसील में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन देते हुए मोबाइल टावर को आबादी से दूर लगाने की मांग की।
थैंक यू। बात रखने आए हैं कि हमारे बगल में ही बन रहा है टावर, तो हम उसके बिल्कुल विरोध हैं कि वो नहीं चाहिए, कि उसकी जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पूरे फोन भी चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे कुछ बाहर मतलब हैवी काम किसी का नहीं है जो उसके बगैर ना चले। तो ये शहरों में है, शहरों में तो चल भाई होना ही चाहिए, लेकिन गांव में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये ना लगे, तो हम इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ना लगे, मतलब वही ऑप्शन था कि बंद, वो बंद हो चुके हैं। आपसे वार्ता हुई, आईसीएम साहब कह रहे हैं इसकी जांच करवाते हैं हम, और जो है हम इसकी दूरी चेक कराएंगे। मैंने कहा मैडम दूरी चेक कराने का मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी भूमि है वो कृषि भूमि है। सब ने जो है धीरे धीरे करके अपना जो है मकान बनाना है। अभी सबके संयुक्त परिवार हैं, धीरे धीरे करके सबके परिवार बनेंगे, पर जब टावर लग जाएगा तो फिर जो है ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी लोगों को वहाँ पर जो है अपने अपने अलग अलग घर बनाने। टावर से रेडिएशन की परेशानी होगी, जो सबसे बड़ा जो कैंसर का, ब्रेन कैंसर का खतरा होता है वो है। और लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको ज़्यादा दिक्कत है। कंटिन्यूस रेडिएशन रहेगा, मेन प्रॉब्लम है कंटिन्यूस जो रेडिएशन टावर फेंकेगा, उससे जो बीमारी जो है वो ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। खबर कोटद्वार से है, जहां साल दर साल पेयजल की किल्लत लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 1 महीने से गाड़ीघाट, पदमपुर, मोटा ढाक के साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा इलाके पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही पानी की कमी होने लगी थी, जिसके बाद अब मई तक कई इलाकों में पेयजल संकट अब लगातार बढ़ने लगा है। गर्मी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने पर लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में भी कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन समस्या का कोई समाधान फिलहाल नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने पेयजल समस्या दूर न होने पर उग्र आंदोलन तक की चेतावनी दी है। बहुत दूर से ला रहे हैं पानी, और हमने जब बहुत ही हालत खराब हो गई तो कल हमने टैंकर मंगवाया मकान मालिक से कहकर, और सुबह भी आया टैंकर, और बहुत दूर दूर से ला रहे हैं मतलब पानी हम। और फोन भी हम कर रहे हैं तो वे उठा रहे हैं, कहते आ जाएगा कल आएगा। इसलिए हमने सोचा मगर चलो कोई बात नहीं, 2 दिन परेशान उठा लें, 4 दिन, लगभग 15 दिन हो गया पानी के लिए, और बहुत परेशान हो रहा है हम। यहाँ पर गर्मी हो रही है, परेशान हो रहा है, बच्चों को ले जाके अपने पानी वानी भर के लाऊं, बहुत दूर से बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिन होगा पानी आओ हो, फोन करें आज आ जाएगा कल आ जाएगा, पानी नहीं आ पा रहा फिर भी। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां झीवरहेड़ी गांव राजकीय प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक टीचर्स की लापरवाही के चलते छात्राएं बेलगाम हो गए। आपको बता दें कि छात्र छात्राएं बिना किसी डर भय के स्कूल की छत पर चढ़कर छज्जे और दीवारों पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर स्कूल में मौजूद टीचर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चों को छत से कूदते देखा गया। कुछ ग्रामीण और मीडियाकर्मी स्कूल के गेट पर पहुंचकर बच्चों को ऐसा करने से रोका गया। जब अध्यापक से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह हमारे लंच और आराम का समय है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मैं इस मामले में एक स्पष्टीकरण ले रहा हूं कि इस मामला जो विद्यालय में इस प्रकार की अनुशासनहीनता बच्चों के बीच में क्यों है, और जिस प्रकार से भी उनका जवाब आता है फिर मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, और विद्यालय का प्रबंधन वहाँ पर ठीक नहीं है। कार्रवाई में प्रधानाध्यापक का स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, उनसे जो आपकी जानकारी हमको दी है उस संबंध में उनसे मांग रहे हैं कि ऐसी अव्यवस्था स्कूल में क्यों है, और जब उनका स्पष्टीकरण हमारे पास आएगा, अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता तो हमारे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर रानीखेत से है, जहां सशस्त्र सीमा बल ने नगर के कुछ भाग में सफाई अभियान चलाकर सरकार के निर्देश के अनुसार सशस्त्र सीमा बल को 1 महीने यानी 5 मई से 5 जून तक माई लाइफ नाम से अभियान चलाया जाना है। द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में केएमओ टैक्सी स्टैंड से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। छावनी परिषद के रानी झील के निकट के 2 प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई की गई। इसके साथ ही छावनी परिषद का स्टाफ भी उस मौके पर मौजूद।
जब हो जाएगा ना मैं झील पे जो होगा ना उसको बुला ले। तो बुधवार को चुनाव कैंपेन बीच में छोड़कर उत्तराखंड लौटे मुख्यमंत्री धामी ने ताबड़तोड़ वनाग्नि और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। वनाग्नि में लापरवाही बरतने के आरोप में 10 अफसरों कर्मचारियों को सस्पेंड करने के साथ ही 7 अन्य पर कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने सीएम धामी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में गिले शिकवों के साथ सलाह भी दी गई। एक तरफ जंगलों में लगी आग पर सीएम एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक वन विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ही विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत लगातार वार पर वार कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने तक की मांग कर डाली है। न सिर्फ मांग की है बल्कि जिन वन विभाग के कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है उस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विधायक दिलीप रावत ने ये तक कह दिया कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है वो निचले स्तर के हैं। देखिए इस चिट्ठी को, जिसमें वो कहते हैं कि कार्रवाई करने से पहले विभाग के अधिकारियों को ये भी जांच लेना चाहिए कि क्या उन कर्मचारियों के पास आग बुझाने के पूरे उपकरण मौजूद हैं या फिर नहीं, क्या उन्हें वो सुविधा मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, या उन्हें आग बुझाने में जिसकी आवश्यकता है वो उपकरण मिल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कार्रवाई न्याय उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लगे हाथ विधायक जी ने ये तक कह दिया कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसका भी जवाब चाहिए। अब विधायक की ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरीके से भयंकर वनाग्नि लगी और सरकार के इंतजाम उसके सामने जो है ना काफी नजर आए, सरकार जो है मूकदर्शक बनी रही, वो तो भगवान इंद्रदेव की कृपा से जो है वनाग्नि कुछ हद तक जो है नियंत्रित हो गई है। लेकिन जो है विभाग ने जिस तरीके से जो है उदासीनता दिखाई और लापरवाही दिखाई, ये बहुत गंभीर विषय है। और भाजपा भले ही जो है इंद्र देवता की कृपा पर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन अभी गर्मी का सीजन बाकी है और भीषण गर्मी पड़नी बाकी है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है सरकार क्या तैयारियां करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब गर्मी आती है तो इस तरह के मिसहैपनिंग्स हमारे यहाँ होती है कि आग लग जाती है। सरकार ने पूरी ताकत के साथ लग के, युवा मुख्यमंत्री खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे, पूरा शासन सिस्टम पूरा अलर्ट था। मैं कह सकता हूँ कि उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि आज तमाम जगह पूरे पहाड़ में आग बुझ चुकी है और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि आपकी सतर्कता, आपकी संवेदनशीलता इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है। युवा मुख्यमंत्री ने कर दिया। राज्य के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन इंद्र देवता की मेहरबानी से बारिश के चलते इस पर काबू पाया गया। लेकिन इन घटनाओं से ये तो साफ हो चुका है कि विभाग की ठोस कार्य योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी, जिसका जिक्र विधायक अपने पत्र में कर रहे हैं। अब पत्र पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।